All right, the screen is shared. All right. तो हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया था। ये अब हम हिस्टोरियोग्राफी में इंडियन ट्रेडिशन के बारे में करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने हिस्टोरियोग्राफी ग्लोबली डिस्कस किया था। अब हम लोग स्पेसिफिक टू इंडिया डिस्कस करेंगे। तो हिस्टोरियोग्राफी अगेन पहले चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया कि हिस्टोरियोग्राफी मतलब किस लॉजिक से हम कोई भी चीज को हिस्टोरिकल है या नहीं वो डिसाइड करते हैं, उसको हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। तो इंडिया के एंशिएंट पीरियड में क्या होता था कि जो भी हमसे बहुत पहले आए हुए पूर्वज हैं, उन्होंने कुछ भी किया हो, कोई महान काम किया हो या जो भी उनके साथ हुआ हो, वो बातें ओरली बताई जाती थी। यानी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को गाने के तौर पे, कविता के तौर पे, कहानियों के तौर पे उसको सुनाते थे। और एक फैमिली से दूसरी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये पूरा का पूरा जो मैसेज था ये ओरली जाता था। सबसे पहला रिटर्न हिस्टोरिकल जो सोर्स है वो है हरप्पन सील्स और आर्टिफैक्ट्स का, जो कि 3rd मिलेनियम बीसी में था। अब मिनिमम 3rd मिलेनियम बीसी, उससे पहले भी हो सकता है। तो ये हरप्पन स्क्रिप्ट जो है, इसके ऊपर जो हमको कॉइन्स मिले, सील्स मिले और बाकी सब चीजें मिले, ये 3 मिलेनियम यानी कि आज से 5000 साल पहले हमने लिखे थे। इसका ये भी मतलब है कि आज से 5000 साल पहले ही हम लिखना शुरू कर दिए थे, जो कि कंपैरेटिवली दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक माना जाएगा। उसी समय अराउंड इजिप्शियंस, मेसोपोटेमियंस और इंडियंस, हम वो सिविलाइजेशंस में से एक हैं जिन्होंने इतना पुराने टाइम पे लिखना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हड़प्पा स्क्रिप्ट में क्या लिखा है ये किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि हड़प्पा स्क्रिप्ट को पढ़ना हमें आता नहीं है। एंड क्योंकि हमें हड़प्पा स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं आता, इसके वजह से हमें नहीं मालूम कि उसके ऊपर क्या लिखा है। हिस्टोरिकल तो क्योंकि ऑब्वियसली उसको पढ़ना नहीं आता, तो हम उसको एज एन हिस्टोरिक हिस्ट्री अकाउंट नहीं कंसीडर कर सकते। एक आर्टिफैक्ट कंसीडर कर सकते हैं, बट उसको एक हिस्टोरिकल अकाउंट कंसीडर करने के लिए उसे डिसिफर करना जरूरी है। नाउ 3rd सेंचुरी बीसी में अशोका ने जो बड़े बड़े रॉक पिलर्स और नेचुरल रॉक्स पे जो उसने बहुत सारे अपने कमांडमेंट्स लिखवाए थे, वो हमारे पास अभी भी है, जो हमारी हिस्ट्री को बताते हैं। तो 3rd सेंचुरी बीसी मतलब अभी से 2400 साल पहले, अराउंड 2400 इयर्स पहले। उसके 300 साल बाद कई सारे इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स पे, मेटल इमेजेस पे, स्कल्पचर्स पे पाए गए। हमें बहुत सारे राजाओं के डेट्स, उनकी डायनेस्टिक जीनियोलॉजी। डायनेस्टिक जीनियोलॉजी क्या होता है गाइस? डायनेस्टिक जीनियोलॉजी मतलब कौन सा राजा पहले आया, उसके बाद कौन राजा बना, उसके बाद कौन राजा बना, उसका बेटा बना या उसका भतीजा बना या पोता बना, मतलब पूरा जो डायनेस्टिक जीनियोलॉजी की, उसका बाप कौन, उसका बाप कौन, उसको हम कैसे समझ पाते हैं? ये सारे स्कल्पचर से, मेटल इमेजेस से, कॉइन से और जो स्टोन पिलर्स हमको मिले उससे। टेरिटोरियल एक्सटेंट, उनका राज्य कितना बड़ा था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एम्पायर्स एंड किंगडम्स, and also important political events, social organization, climate, famines, etc. of the respective times. तो हमें उस समय होने वाले कई सारी चीजें, जैसे कि कौन राजा थे, उनकी कौन सा फैमिली से थे, उनका राज्य कितना बड़ा था, वो राज्य कैसे चलाते थे, और उनका बड़ा बड़ा एम्पायर कितना बड़ा था, कहाँ तक था, कैसे टाइप के पॉलिटिकल इवेंट्स होते थे, कैसे टाइप के कल्चरल सोशल इवेंट्स होते थे, क्लाइमेट के वजह से कैसे कैसे दिन आते थे, क्या भूखमरी ज्यादा थी, क्या बाढ़ ज्यादा होती थी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस, हमें इन सब प्रूफ से मिलते हैं। The ancient Indian literature, including the epics Ramayana and Mahabharata, Puranas, Jain and Buddhist texts, historical accounts by Indian authors, and also travelogues by foreign travelers are important sources of history. तो इंडिया के सबसे पुराने जो दो महाग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, आजकल उनके टेलीविजन रूपांतरण आ रहे हैं, तो शायद आप लोगों को पता होगा। बट ये जो है, ये ओरिजिनली पोएम्स हैं जो कि बुक्स में लिखी गई, बहुत बड़े बड़े पोएम्स हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली 3 से 4000 साल पुराने टेक्स्ट बुक्स, पुराने बुक्स हैं जिसके अंदर इतने बड़े बड़े पोएम्स लिखे हैं। हाँ, ये एक ही पोएम है, पूरा रामायण एक ही पोएम है, पूरा महाभारत एक ही पोएम है, जबकि वो इतनी मोटी मोटी बुक्स है। तो ऑब्वियसली उस टाइम के लोग इतने टैलेंटेड थे कि वो इतनी बड़ी बड़ी पोएम्स लिख पाते थे। नाउ
इसके बाद कई सारे पुराण्स हैं, जैन बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, कई सारे इंडियन ऑथर्स ने बहुत सारे हिस्टोरिकल अकाउंट्स लिखे हैं, कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स भी इंडिया में आके बहुत सी चीजें नोट करके लिखे हैं। तो ये सारी जो सोर्सेस हैं, इसको हम इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मानेंगे। यहाँ पे कुछ डिड यू नो है, चलो देख लेते क्या है। सोहा गौरा कॉपर प्लेट। तो the copper plate was found at Soha Gaura in Gorakhpur, Uttar Pradesh. It is supposed to be from the Mauryan period. The inscription on it is in Brahmi script. The symbols known as tree in railing and mountain at the beginning of the inscription also occur on punch mark coins. Another symbol which looks like a structure erected on 4 pillars is supposed to be indicative of a granary. The inscription records a royal order that the grain stored in the granary should be distributed carefully. It is supposed to be suggestive of precautions taken in the time of a famine. तो एक कॉपर प्लेट यानी ताम्र पत्र मिला है सोहा गौरा से, जो कि गोरखपुर में है उत्तर प्रदेश में। ये मौर्यन पीरियड का है। मौर्यन पीरियड यानी चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के राजा महेंद्र तक, जो कि अशोक के बेटे थे। ये पूरा जो पीरियड है इसको कहते हैं मौर्यन पीरियड। तो इस समय का ये कॉपर प्लेट है, इसके ऊपर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो अभी की जो हिंदी है वो हिंदी और संस्कृत जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, बट ये जो है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और इन सिंबल्स को कहते हैं ट्री इन रेलिंग और माउंटेन, कई जगहों पे पाए जाते थे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो भी खाना लोग सरकार के कोष में पड़ा है उसको धीरे धीरे और संभाल के बांटा जाए। शायद उस समय भूख ये आया होगा, बहुत बड़ा सूखा पड़ा होगा, जिस वजह से इन लोगों को ये ऐसा ऑर्डर देना पड़ा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखो उस समय के लोग ऐसे लिखते थे। अभी अगर आपको मैं ये दे दूं और बोलूं कि भाई पढ़ो, तो आप बोलोगे सर ये तो क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उल्टा वी, उल्टा पी, उल्टा जे, ऐसा लगता है कि इंग्लिश लिख के उसको उल्टा कर दिया और ऊपर कुछ पेड़ पौधे बना दिए। बट ऐसा नहीं है, ये उनका स्क्रिप्ट था, इसका उनके लिए मतलब था, और ये देख के वो समझ पाते थे कि भाई सरकार ने क्या आदेश हमें दिए हैं। Writings of biographies of kings and dynastic histories mark an important step in the Indian historiography. Harsha Charit, written in the 7th century CE by Bana Bhatta, is King Harsha's biography. It portrays a realistic picture of the social, economic, political, religious and cultural life during the king's times. तो राजा लोगों के बारे में जो बायोग्राफी क्या होती है आपको पता है बराबर। जब हम खुद अपने बारे में लिखते हैं तो हम उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जब हमारे बारे में कोई और लिखता है तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। तो जो राजाओं की बायोग्राफी है, उनके पूरे कुल के बारे में जो लिखा जाता था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में। हर्षचरित, जो कि आज से कुछ 1300 साल पहले बाना भट्टा ने लिखी है किंग हर्षा के बारे में। इससे उस समय में होने वाले सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और लोकतांत्रिक जिंदगी के बारे में काफी सारा इंफॉर्मेशन देता है। सॉरी, सांस्कारिक के बारे में काफी सारा ये इंफॉर्मेशन पास करता है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट पीपल? आई होप नॉट, आई विल कंटिन्यू। Historiography in the medieval period. The style of writing Raj Tarangini, the history of Kashmir by Kalhana in the 12th century CE, is quite close to the concept of modern historiography. Kalhana himself says that he wrote this text after critically examining various sources like inscriptions, coins, remains of ancient monuments, dynastic records and local traditions. तो राज तरंगिनी जो है, ये काल्हाना ने कश्मीर के इतिहास के ऊपर लिखा है आज से 800 साल पहले। ये बहुत ही मॉडर्न तरीके से लिखा गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। काल्हाना ने ये लिखने से पहले कई सारे सोर्सेस को चेक किया, कंफर्म किया और उसके बाद ही ये हिस्ट्री को लिखा। In the medieval India, the historians in the courts of Muslim rulers were influenced by Arabic and Persian historiography. Among them, Ziauddin Barani holds an important place. In Tariq-e-Firuz Shahi, a book written by him, he has stated the purpose of historiography. According to him, the historian's duty is not limited only to the recording of the ruler's valor and policies of welfare, but he should also write about the ruler's failings and incorrect policies. Barani further says that a historian should also take into consideration the impact of the teachings of the wise, the learned, and the saints on the cultural life of people. Thus, Barani expanded the scope of historiography. तो medieval India, medieval period वो होता है जो 13th century से लेके 18th century के बीच का period है, उसको हम लोग medieval period कहते हैं। तो इस जमाने में जितने भी मुसलमान रूलर्स थे वो अरेबिक और पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी से काफी हद तक इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि ऑब्वियसली जो रूलर्स थे ये वहाँ के दूसरे हिस्टोरियन से मिलते होंगे तो उनसे इन्होंने काफी कुछ सीखा होगा।
तो जियाउद्दीन बरानी बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है। इन्होंने तारीख फिरोज शाही लिखा था, जिसके अंदर वो कहते थे कि खाली जो राजा या सुल्तान है या शहंशाह है, उसकी खाली अच्छाइयां या उसकी बहादुरी के बारे में ही खाली नहीं लिखना है, उसकी कमियां और वो जो चीजें अच्छी नहीं कर रहा है उसके बारे में भी लिखना बहुत जरूरी है। और उसने ये भी कहा कि खाली राजा क्या बोल रहा है वही लिखना जरूरी नहीं है, बट समाज के बाकी के जो तबके हैं वो क्या बोल रहे हैं वो भी लिखना बहुत जरूरी है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो संत हैं, साधु हैं, ये लोग भी जो कल्चरल लाइफ के बारे में जो उस समय के हो रहे हैं वो सब चीजें भी हिस्ट्री में लिखना बहुत जरूरी है, यानी कि वो हिस्टोरियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। For the historians in the Mughal courts, praising the emperors and exhibition of loyalty became more important. The custom of adding suitable poetic quotes and beautiful pictures was also introduced. Babur, the founder of the Mughal Empire, wrote an autobiography entitled Tuzuk-e-Babari. It contains the descriptions of the battle fought by him. Babur also recorded his minute observation of various regions and cities traveled by him, including the local economy, customs, and the flora. Abul Fazl's Akbarnama is very important from the viewpoint of critical historiography. His method of collecting authentic historical documents and the scrutiny is looked upon as devoid of bias and hence realistic. तो जो बाद में हिस्टोरियंस मुगल कोर्ट में आ गए, ये चापलूसी करने लग गए, ये शहनशाहों की जी हजूरी करने लगे, उनके बारे में बहुत ज्यादा तारीफ करने लग गए। और इनके लिए बहुत जरूरी था कि सब जो शहनशाह है वो सोचे कि भाई ये बहुत ही ईमानदार और बहुत ही कैसे बोलते, बहुत ही लॉयल है उनके प्रति। और फिर ये एक प्रथा बन गई जिसमें कि अच्छे अच्छे फोटोज भी ये लोग हिस्ट्री की बुक्स में डालने लग गए, ऑब्वियसली पेंट करके। कई सारा पोएटिक कोड, मतलब जिसके बारे में सब बढ़ा चढ़ा के बोलना हो तो ऐसा बढ़ा चढ़ा के भी ये लोग हिस्ट्री में लिखना यूज करने लगे, ताकि वहां के जो सम्राट है और शहंशाह है वो खुश हो सके। मुगल एम्पायर के जो फाउंडर थे बाबर, उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी जिसका नाम था तुजुक बाबरी। उसमें उन्होंने जो जो जंगें लड़ी उसके बारे में लिखा, और फिर इंडिया के जो अलग अलग कोने में वो घूमने गए और वहां के जो लोकल समाज को देखा, अर्थ व्यवहार को देखा, यानी कि पैसे के लेन देन को देखा, तो ये सब के बारे में भी उन्होंने यहाँ पे लिखा है। फिर अबुल फजल जो हैं, जो उन्होंने अकबरनामा लिखा है, जो कि अकबर के समय में होने वाली बातों के बारे में काफी डीपली वो गए थे। वो जो है उनका भी हिस्टोरिकली हर चीज को लिखना और विद प्रूफ विद बैकअप लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इसलिए अकबरनामा को बहुत हद तक एक्चुअल हिस्ट्री माना जाता है। ये नहीं सोचा जाता कि अबुल फजल उनके ही मंत्री थे तो मे बी उन्होंने अकबर को बढ़ा चढ़ा के दिखाया, क्योंकि अबुल फजल ने काफी हद तक अकबर की कमियों को भी अकबरनामा में अच्छी तरह से एंटर किया है। यहाँ पे और एक डू यू नो है, ये फटाक से करेंगे। Al-Biruni wrote in Arabic about Indian knowledge and social life. In the following period, many books about India were written by foreign scholars. Among them, to name a few, are Hasan Nizami's Tazul Masir, Minhaj-e-Siraj's Tabaqat-e-Nasiri, various works by Amir Khusraw, Tuzuk-e-Timuri, the autobiography of Timur Lang, who was also known as Amir Timur, who invaded India, Tariq-e-Mubarak-Shahi by Yahya bin Ahmad Sirindi. Their accounts provide us with historic information of Sultanate period. Accounts of foreign travelers in India are also important. Among them are Ibn Battuta, Abdul Razak, Marco Polo, Niccolo Conti, Barbosa, Domingo Paez. Their accounts provide us with historic information of medieval India. Ishwar Das Nagar, Bhim Sen Saxena, Kafi Khan, and Nicolau Manucci were among the historians of Aurangzeb's times, whose accounts are important sources of Mughal history. तो कई सारी बुक्स अरबिक और पर्शियन और इस सब में लिखी गई। मैंने कई सारे नाम पढ़े। अमीर खुसरो की तो बहुत सारी फेमस गजलें और नगमे आज भी गाई जाती है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि वो सब अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। इनफैक्ट आजकल के जितने भी ये फेमस गजल्स है जो राहत फतेह अली खान ये लोग आते हैं, वो सब अमीर खुसरो के टाइम से लिखी हुई है। तो अमीर खुसरो की कई सारी बुक्स को उसी के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जला दिया था, क्योंकि जिस बुक में अलाउद्दीन खिलजी को अपना नाम नहीं दिखता था वो उस बुक को जला देता था। तो कई सारे अमीर खुसरो की बुक्स उस समय चल गई, बट जो बची हैं जैसे कि तुजुक-ए-तिमूरी और ये सब, उसमें काफी हद तक हमें उस जमाने के लोगों के बारे में, सुल्तान की सोच के बारे में और सुल्तनत पीरियड में होने वाली बहुत सारे हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन मिलती है। कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स ने भी बाहर का अपना व्यू दिया, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि अनबायसली उस समय इंडिया में क्या होता था। कई सारे औरंगजेब के टाइम के भी फेमस हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हिस्टोरियंस थे, जिनकी लिखी हुई किताबें और लिखे हुए जो पांडुलिपियां हैं उससे हमें काफी हद तक इंफॉर्मेशन आज भी मिलता है।
So now coming to Bakar is an important type of historical documents of medieval times. It contains eulogies of the heroes and stories of historic events, battles, lives of great men. Marathi Bakars are of various types. Sabasad Bakar was written by Krishnaji Anand Sabasad during the reign of Chhatrapati Rajaram Maharaj. It is an important Bakar for getting information about the rule of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Bhau Sahebanchi Bakar describes the Battle of Panipat. Another Bakar entitled Panipatchi Bakar is also about the same event. Holkaranchi Khaipiyat provides information about the Holkars and their contributions to the Maratha rule. Bakars can be divided into various types such as biographies of kings, dynastic histories, descriptions of events, history of a sect, autobiographies regarding grievance based on mythologies and state administration by a king. तो बाखर बेसिकली एक तरह का डॉक्यूमेंट था जो कि लिखा जाता था कई सारे स्टाइल में. ये मराठास और मराठा के जो मंत्रीगण थे वो लिखते थे, जिससे उस जमाने में मराठा साम्राज्य के अंदर क्या क्या होता था वो सब लिखा जाता है. इसमें से कृष्णाजी आनंद सभासद ने जो सभासद बाखर लिखी है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के रूल के बारे में बहुत कुछ बताती है. भाऊ साहेब आंची बाखर, भाऊ साहेब कौन थे? पानीपत की जब लड़ाई हुई थी तो अब्दाली को रोकने के लिए और दिल्ली को लूटने से बचाने के लिए मराठा साम्राज्य ने अपनी एक आर्मी भेजी थी, मगर क्योंकि पेशवा की उस समय शादी थी तो पेशवा खुद नहीं जा पाए और छत्रपति तो लड़ने नहीं जाते थे क्योंकि छत्रपति उस समय तक काफी एजेड हो गए थे. तो उन्होंने भाऊ साहेब को बोला कि जो कि पेशवा के ये थे ब्रदर इन लॉ थे, उनको बोला कि तुम जाओ और लड़ो. तो भाऊ साहेब गए, बट वो उस पहली बार नॉर्थ इंडिया गए थे, उनको ये सब जगहों का इन्फॉर्मेशन नहीं था और काफी अब्दाली को काफी नुकसान पहुंचाने के बावजूद पानीपत की जंग वो हार गए क्योंकि उन्हें नहीं समझा कि कैसे अब्दाली वापस हमला कर पाएगा. बट उसके बारे में ये सब इस बाखर में बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है. भाऊ साहेबांची बाखर और पानीपतची बाखर दोनों इसके ऊपर काफी हद तक ये है. इसके ऊपर एक मूवी आई थी रिसेंटली पानीपत, जो थोड़ा सा हिस्ट्री से अलग है बट इट्स क्वाइट क्लोज. और होलकर्स जो थे ये मराठा पेशवा थे जो बाद में जाके जब इनको छत्रपति ने बोला कि आप आगे जाके अपना खुद का भी साम्राज्य सेटअप करो, तो इन्होंने गुजरात के आगे जाके काफी हद तक अपने खुद के मराठा साम्राज्य को स्थापित किया. और तो जितने भी ग्वालियर के ये थे सब होलकर्स, ग्वालियर के सिंधिया थे. होलकर्स जो थे वो आपके मेवाड़ एरिया में गए और उन्होंने काफी हद तक अपना ये सेटअप किया. तो बाखर लिखने के जो तरीके हैं वो या तो राजा के बारे में या राज परिवार के बारे में या होने वाले ऐतिहासिक इवेंट्स के बारे में या उन लोगों को जो उस समय प्रॉब्लम्स थे उसके बारे में, भगवान के ऊपर, या फिर जो समाज में जो राज परिवार काम कर रहा है, जो राज परिवार मैनेज कर रहा है, सब चीज, इन सब चीजों के बारे में हो सकता था. Now coming to historiography in the modern period. In the 12th century, the Indian archaeological exploration and research started under the British rule. A number of ancient sites were excavated under the supervision of Sir Alexander Cunningham, the first Director General of the Archaeological Survey of India. He chose mainly the sites mentioned in the Buddhist text for this purpose. Harappan civilization was discovered during the tenure of Sir John Marshall. Because of the discovery, the antiquity of Indian history could be traced to 3rd millennium BC or even earlier. Many British officials in India wrote about Indian history. Their writings display strong influence of the colonial policies of the British. 3 volumes of the History of Britain and India written by James Mill were published in 1817. This was the first book on Indian history written by a British historian. It clearly reflects an absence of objective perspective and prejudice about various aspects of the Indian. The History of India written by Mount Stuart Elphinstone, Governor of Bombay, now Mumbai, was published in 1841. The period of Maratha Empire is very important in Indian history. Grant Duff's name stands out among British officers who wrote about Maratha history. He wrote the book entitled The History of the Marathas. The book is published in 3 volumes. Grant Duff's writing also shows the British inclination of condemning Indian culture and history. Similar tendencies witnessed in Colonel Todd's writings about Rajasthan's history. The 2 volumes written by William Wilson Hunter on Indian history show a somewhat impartial treatment of the subject. Neelkant Janardhan Kirtan and Vishwanath Kashinath Rajwade were 2 historians who took upon the task of exposing the limitations of Grant Duff's writings. तो अंग्रेज लोगों को एक प्रॉब्लम थी, अभी भी है. उनको ऐसा लगता है कि हम ही सही हैं, हम ही को नॉलेज है और हम ही दुनिया में सबसे, हमारा खून सबसे ज्यादा मजबूत है और हमको भगवान ने भेजा है ताकि हम बाकी के जो कलर के लोग हैं उनको सुधार सकें. तो जब भी इंडियन हिस्ट्री में इंडियन
अचीवमेंट्स के बारे में या इंडिया के राजाओं ने जो बड़े काम किए थे, इंडिया के लोगों ने जो पहले बड़े काम किए थे, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जब आता था तो ये जितने भी महानुभाव थे जो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से आए थे वो उसको वैल्यू नहीं देते थे, वो उसको गिरा देते थे। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो पहले सर्वे जनरल थे, उन्होंने सिर्फ बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो जगहें बताई थी वहीं पे सर्वे किया, बाकी टेक्स्ट को नहीं यूज किया। जॉन मार्शल ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को तो ढूंढा, लेकिन उन्होंने कभी भी उसके बारे में ये नहीं लिखा कि देखो इंडियंस 300 साल 4,000 साल 4,500 साल पहले या 5,000 साल पहले भी सिविलाइज थे, शहरों में रहते थे। ये सब बातें उन्होंने कभी नोटिस नहीं करनी चाहिए। और जो भी इनके हिस्टोरियंस ने लिखा, जैसे कि जो माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने लिखा या जेम्स मिल ने लिखा, ये सब बहुत ही प्रेजुडाइज था। प्रेजुडाइज का मतलब होता है ये मतलब हर चीज में वो खाली खामियां ढूंढते थे और इंडियंस का बुराई करने का कोशिश करते थे। जो भी अगर उनको कुछ ऐसा चीज मिल जाए जो कि उनके कल्चर के हिसाब से सही नहीं है तो उसको पुट डाउन करने की कोशिश करते थे। ग्रैंड डफ ने भी यही लिखा मराठास के बारे में और कर्नल टॉड ने भी यही लिखा राजस्थान के बारे में। तुमको एक चीज समझना है कि वो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से बुक लिख रहे थे। वो चाहते थे कि ये बुक्स ब्रिटिश लोग पढ़ें और फिर वो इंडिया को वैल्यू ना दे, क्योंकि अगर तुम अपने जिसके ऊपर राज कर रहे हो अगर उसको तुम वैल्यू देने लगोगे तो फिर तुम उसके ऊपर राज नहीं कर पाओगे। तो उनकी बुक्स में काफी हद तक इंडियन कल्चर का मजाक उड़ाना, इंडियन कल्चर को गलत बताना, इंडियन हिस्ट्री का मजाक उड़ाना, उसको गलत बताना, बहुत कुछ लिखा गया। इनफैक्ट इनमें से 1-2 बुक्स मैंने पढ़ी हैं, वो लिटरली हर एक चीज जो इंडियन कल्चर में है उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको कहते हैं कि गलत है, हम इनको सुधारेंगे, हम इनको बदलेंगे। तो 2 हिस्टोरियंस, इंडियन हिस्टोरियंस थे जो कि नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, दोनों ने काफी हद तक टफ की राइटिंग्स में जो कमियां थी उसको पॉइंट आउट किया। ठीक है, जस्ट वांटेड टू सी कितना है। तो आज पूरा तो खत्म नहीं होगा गाइस, अपने पास है अभी 10-12 मिनट। तो व्हाट वील डू इज we will try and complete this part, colonial historiography, orientalist historiography और nationalistic historiography अपन आज complete करेंगे, बाकी आगे देखेंगे फिर कब होगा, ठीक है। Now coming to colonial historiography. The earlier scholars who studied and wrote Indian history were mainly British officers and Christian missionaries. Their prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian culture. Their writings were used to justify the colonial British rule. The 5 volumes of Cambridge History of India published during 1922 to 1937 are distinct examples of colonial historiography. तो colonial historiography, अब अगर तुमको किसी देश के ऊपर राज करना है तो तुम उस देश के कल्चर को या उसको वैल्यू दोगे तो तुम क्या जस्टिफिकेशन दोगे कि तुम क्यों राज कर रहे हो, तुम इतना दूर से आके यहाँ पे रिसोर्सेज को क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो ये लोगों ने एक टर्म इन्वेंट किया था, व्हाइट मैन्स बर्डन। व्हाइट मैन्स बर्डन मतलब उनका कहना था कि भगवान ने गोरे आदमियों के ऊपर ये काम दिया है कि वो जाके भूरे और काले आदमियों को सुधारे, उनको सिविलाइज करे, जबकि हम उनसे बहुत ज्यादा पहले से सिविलाइज थे। जब इंग्लैंड में या फिर यूरोप में वो लोग गुफाओं में रहते थे तभी उससे पहले से हमारे लोग शहरों में रहते थे। तो इनफैक्ट खाली उनका लॉजिक था कि वो गोरे हैं, वो व्हाइट हैं, इसके लिए वो ज्यादा सिविलाइज है, वो पूरी तरह से गलत था। Orientalist historiography. Many European scholars felt curious about civilizations and countries of the East. Some of those scholars felt admiration and respect for them. These scholars were known as Orientalists. The Orientalists studied the similarities between Sanskrit and some of the European languages. They focused more on Vedic tradition and Sanskrit literature. The studies resulted into formulating the notion of an ancient language that could be the mother of all Indo-European languages. तो अभी तक तो हमने कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, जो लोग इंडिया के खिलाफ सोचते थे, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे या ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, बट यूरोप में ऐसे कई सारे लोग थे जो कि अपने आप में स्कॉलर थे और जो कि गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते थे। ये लोगों को काफी क्यूरियोसिटी थी इंडियन सिविलाइजेशन और यहाँ के बाकी की कंट्रीज, जो इंडिया हो गई, इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, तो जो भी ये ईस्ट के जो कंट्रीज थे इनके बारे में इनको काफी हद तक ये था कि भाई हमको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तो इन लोगों को ओरिएंटलिस्ट कहा गया। तो ये जो थे इन्होंने संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेजेस के बीच में जो सिमिलैरिटीज हैं वो कंसीडर की। जैसे अभी संस्कृत में पितृ मतलब फादर होता है और पितृ ही कन्वर्ट होते होते फादर हो गया, या फिर आप ज्योमेट्री जो है वो ज्यामिति से, मतलब ऐसे कई सारे वर्ड्स जो संस्कृत के ही इंग्लिश में
लैटिन में, जर्मन में। अब अगर स्पेन चले जाओगे तो स्पेन में भी पटेटो को बटाटा ही कहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं। तो अब स्पेन का महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक, बट दोनों एक ही वेजिटेबल को सेम चीज कहना मतलब कि वो एक ही लैंग्वेज से बने हैं। तो इनको ये रियलाइज हुआ कि संस्कृत जो है वो मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस है, और सारी की सारी जो लैंग्वेजेस यूरोप में बोली जाती हैं वो इंडो प्रोटो लैंग्वेजेस का हिस्सा है, जिसको इन्होंने नाम दिया इंडो प्रोटो। In 1784, Sir William Jones founded Asiatic Society in Kolkata. It opened the doors for research in ancient Indian literature and history. Among the Orientalist scholars, Frederick Max Muller deserves a special uh, mention. In his opinion, Sanskrit was the most ancient language of the Indian Indo-European languages. He was deeply interested in Sanskrit literature. He first translated the Sanskrit text of Hitopdesh in German language. He was the editor of 50 volumes of the sacred books of the East. He also compiled Rig Veda, which has been published in 6 volumes. He translated Rig Veda in German. Lately, Edward said, a scholar who has re-evaluated the Orientalist writings, has thrown light on imperialistic interests of ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स। तो ये कई सारे ओरिएंटलिस्ट जो स्कॉलर्स थे, इसमें फ्रेडरिक मैक्स मुलर के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन है। इन्होंने काफी मेहनत करके काफी संस्कृत के बारे में इनको ज्ञान था, इन्होंने संस्कृत में बहुत रिसर्च किया था, और इनका मानना था कि सबसे पुराना अगर कोई भाषा है तो वो संस्कृत है। इन्होंने हितोपदेश को जर्मन में कन्वर्ट किया, इन्होंने कई सारी बुक्स को जर्मन भाषा में कन्वर्ट किया, जिसमें से ऋग्वेद भी है, जो कि बहुत बड़ी बुक है अपने आप में, उसके 6 वॉल्यूम्स हैं, उसको उन्होंने जर्मन में कन्वर्ट किया। अभी फिलहाल लेकिन ये माना गया है कि एडवर्ड सैड ने कहा कि ये जो इनकी राइटिंग्स हैं, इससे समझ में आता है कि ये लोग खाली इंडिया की मतलब इंडिया को सपोर्ट करने के लिए ही ये लोग ऐसा नहीं लिख रहे थे। इनका लिखने के पीछे इनके खुद के फायदे थे। ये राज परिवार के साथ पास जाना चाहते थे कि हमने स्कॉलरली काम किया तो हमको राज परिवार यानी कि ब्रिटिश राज परिवार जो है वो सपोर्ट करेगा, उस लॉजिक से भी इन्होंने लिखा था। Now coming to nationalistic historiography. The writings of Indian historians who were trained in the British educational system show an inclination to restore the pride in the ancient glory of India and the self-esteem of the Indian readers. Their writings are known as nationalistic historiography. Nationalistic historiography in Maharashtra were inspired by Vishnu Shastri Chiplunkar. He criticized the prejudiced history of ancient India written by British officers. The nationalistic historians tried to seek the golden era of Indian history. They are at times blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth. Mahadev Govind Ranade, Ramakrishna Gopal Bhandarkar, Vinayak Damodar Savarkar, Rajendra Lal Mishra, Ramesh Chandra Majumdar, Kashi Prasad Jaiswal, Radha Pramod Mukherjee, Bhagwan Lal Indraji, Vasudev Vishnu Mirashi, and Anand Sadashiv Altekar are the names of the some renowned scholars among the nationalistic historians. तो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है? अब जो 20th सेंचुरी के यंग इसमें जो इंडियंस बड़े हो रहे थे, वो जो भी हिस्ट्री की बुक पढ़ते थे वो या तो मिलर द्वारा लिखी गई होती थी, या फिर वो डफ द्वारा लिखी गई होती थी, या फिर वो एल्फिंस्टन द्वारा लिखी गई होती थी, और उसमें कंटिन्यूअसली इंडियंस के बारे में बुरा ही लिखा रहता था। तो ये लोगों ने ये बुक्स पढ़ के रियलाइज किया कि ये लोग ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे ये प्रेजुडाइज थे, ये इंडिया के खिलाफ सोचने वाले लोग थे, और इसीलिए इन्होंने हिस्ट्री ऐसी बनाई है। तो इनका मानना था कि नहीं, हमें अब इसको चेंज करना है। लेकिन इन्होंने अब जब ये चेंज किए तो क्या ये लोग पूरी तरह से सोच के और एकदम हिस्टोरिकल ट्रूथ ही लिखा, या फिर ऐसा तो नहीं हो गया कि उसको चेंज करने में थोड़ा सा आगे और बढ़ गए और कुछ चीजें जो नहीं हुई हो वो भी लिख दिया हो खाली क्योंकि वो इंडिया के सपोर्ट में हो? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दोनों तरफ की बातें जो है वो अच्छी नहीं है ना। इंडिया के एकदम अगेंस्ट जाना भी अच्छा नहीं है, और एकदम इंडिया को सपोर्ट करना भी यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाएगा। नाउ इनके कई सारे लोगों के नाम यहाँ पे दिए जो मैंने अभी रीड किए। ये काफी हद तक इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस को नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के काफी हद तक जाने माने हिस्टोरियंस माना गया है। इसमें आप नोटिस करोगे कई सारे महाराष्ट्रियंस हैं। द रीजन जो मराठा एम्पायर के बारे में, और इसमें जो मतलब जस्टिस महादेव गोविंद राणा ने जो बुक लिखी राइस ऑफ मराठा पावर, उसके ऊपर इन्होंने काफी हद तक कि किस बेसिस पे, क्या बैकग्राउंड था, क्या सोशल कल्चरल और रिलीजियस लेवल्स था जिस वजह से मराठा पावर बढ़ पाया। देखो एक चीज आपको समझना है कि अंग्रेजों के आने के बाद या अंग्रेजों के आने के जस्ट पहले अगर कोई पावर था जिन्होंने मुगल्स को चैलेंज किया था तो वो मराठास था। इनफैक्ट मराठास वर द ओनली पीपल जिन्होंने काफी हद तक मुगलों को दिल्ली में सीमित कर दिया था, और उनका राज्य जो है वो बहुत ज्यादा फैल गया था। ऑलमोस्ट अटॉक से लेकर के वो कटक तक उन्होंने अपना राज्य जो है वो स्थापित कर दिया था। तो ये
I wanted to add that. Now coming to this. Now coming to Rajwade is a well-known for his writings in Marathis on various subjects like history, linguistics, etymology, grammar, etc. He was of the firm opinion that we should write our own history. He compiled and edited 22 volumes of the Marathyancha Itihasachi Sadhane. He wrote very scholarly prefaces to each of the 22 volumes. He stated, history is the all-inclusive image of the past societies. It does not include only the stories of political images, conspiracies, and wars for seizing power. He insisted that history should be written only using the authentic documentary source. तो रजवाड़े ने बहुत सारी वीके राजवाड़े जो है इन्होंने काफी हद तक हिस्ट्री के ऊपर लिंग्विस्टिक्स यानी कि भाषा का सोर्स, एटिमोलॉजी यानी कि कोई भी शब्द कहाँ से शुरू हुआ है, ग्रामर, इन सब पे कई सारी बुक्स लिखे. इन्होंने मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, बेसिकली मराठी हिस्टोरियोग्राफी, इसका मीनिंग क्या है, मराठी हिस्टोरियोग्राफी, इसके ऊपर इन्होंने 22 वॉल्यूम्स लिखे. वॉल्यूम मतलब बेटा बहुत बड़ी बड़ी बुक होती है, उसको एक वॉल्यूम कहते हैं. इन्होंने कितने 22 वॉल्यूम्स लिखे. इन्होंने हर एक वॉल्यूम के ऊपर प्रीफेस, जो कि स्टार्टिंग का पेज है, उस पर काफी हद तक एक अच्छा लेख लिखा जिससे समझेगा कि वो वॉल्यूम किसके बारे में. इन्होंने कहा कि हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ वो बीती हुई सोसाइटी के बारे में बताने का काम नहीं है, ये बहुत सारी चीजें बताना चाहिए, वहां के राजनीतिक चीजें, वहां पे होने वाले षड्यंत्र, वहां पे होने वाले युद्ध. हिस्ट्री लिखने के लिए ऑथेंटिक सोर्स को ही कंसीडर करना बहुत जरूरी है, ऐसा वीके रजवाड़े का मानना था. The nationalistic historiography helped in the triggering of the independence movement of the Indian people against the British. In this aspect, the book The Indian War of Independence 1857, written by Vinayak Damodar Savarkar, is of great importance. तो ये जो nationalistic historiography थी, ये जो nationalistic historiography है, जो ये सब लोगों ने जब लिखना शुरू किया, तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसमें काफी हद तक पावर मिला. ऑल ऑफ अ सडन लोग जो हैं वो धीरे धीरे नेशनलिस्टिक होने लगे और उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, वी इंडिपेंडेंस. तो ये काफी हद तक बहुत से लोगों ने सोचना शुरू कर दिया. तो ये काफी हद तक लोगों ने सोचना शुरू किया, जिसके वजह से ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस में हेल्प मिला. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो कि विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी. ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है. वीके रजवाड़े ने भारत इतिहास संशोधक मंडल चुना था पुणे 1910 में. Human history is defined by time and space. Describing any events necessitates that the final portrayal should be spread on the complete canvas of the given time and place. Only if a balanced combination of the three factors, time, space, and personality, is present, then only an event does qualify to be called so. तो वीके रजवाड़े ने क्या कहा कि ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो समय और जगह के ऊपर निर्भर करती है. अगर समय, जगह और लोग, ये तीनों चीजें वहां पर होंगी तभी उसको इतिहास माना जाएगा. समय, जगह और लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. अगर सोचो तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज तभी इंपॉर्टेंट है जबकि हमें उसका सही समय पता हो, उसकी जगह पता हो और जो लोग इन्वॉल्व हैं वो पता हो, तभी हम उसको हिस्ट्री कंसिडर कर सकते हैं. अगर हमें यही नहीं पता कि कब हुआ, या हमें यही नहीं पता कि कहाँ हुआ, और हमें ये भी नहीं पता कि कौन लोग थे, तो हम उस चीज को हिस्ट्री कंसिडर नहीं कर सकते. The nationalistic historiography provided a momentum to the writing of regional histories too. As a result, the attention of historians was drawn to the geographic conditions and history of South Indian regions. तो रीजनल हिस्ट्रीज के बारे में भी बात होने लगी, हर स्टेट के लोग अपनी अपनी हिस्ट्री के बारे में बात करने लगे. इसके वजह से इंडिया के अलग अलग जगहों की अलग अलग इतिहास के बारे में बहुत हद तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन पास हुए. ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं गाइस. यहाँ पे नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है तो बार बार कटेगा, तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन. ओके, तो किसी को कुछ पूछना है? एनीवन हैज एनी डाउट्स, एनीथिंग? आप लोग अनम्यूट करके अभी पूछ सकते हो, वी हैव टाइम. नो वन? ओके, ये रिकॉर्डिंग भेजने में थोड़ा टाइम लगेगा. ओके, थैंक्स लीम. सो once I have sent this recording, उसको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 2-3 पार्ट में हो गए. Just go through it one more time. See if you have any doubts, you can WhatsApp me again. आज कुछ होमवर्क मेरी तरफ से नहीं है, बट बाकी टीचर्स के होमवर्क सब कंप्लीट करो. बहुत से लोगों ने नहीं किया शायद. Make sure you guys do that, okay? And
अभी धीरे धीरे एक एक टॉपिक हो जाएगा, तो वी शुड स्टार्ट लर्निंग अभी से, सो दैट वी आर इन अ वेरी गुड प्लेस. कूल.